याद दिला दिया करो। आज तो मुझे याद है इसलिए आई एम स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, राइट, बट प्लीज रिमाइंड मी। Okay, so slide visible? Yes, ma'am. Yes, That's, ma'am. that's nice. Yes, ma'am. Okay. Chale, yesterday we were talking about the introduction of our subject, that is object-oriented analysis and design, right? So in yesterday's class, we have just focused on object. Okay, so is this slide visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please mute yourself. Just a minute, we will start after 2-3 minutes. Some more students are joining, तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे अपने को। ओके, तो कल की क्लास में आपको क्या बताया था? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? An object is a real-time or runtime entity, isn't it? Am I audible? Yes, ma'am. मुझे बार बार पूछना पड़ता है क्योंकि आप लोग को जवाब ही नहीं देते हो। यस और नो ही बोलना है आपको। कोई मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आपसे कोई आंसर नहीं पूछूंगी। यू हैव टू जस्ट, मतलब आपसे टॉपिक वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मैं। ओके, सिंपली ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, एबल टू सी माई स्क्रीन, इसमें आप एटलीस्ट यू शुड स्पीक यस और नो। चलिए, तो कल की क्लास में आपको ये बताया था मैंने कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम और रन टाइम एंटिटी। व्हाट डज इट मीन? रियल टाइम एंड रन टाइम एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? रियल टाइम एंटिटी का मतलब होता है कि दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। कल किसी ने बताया था क्लास में कि मैडम रियल वर्ल्ड का मतलब होता है दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो ये एब्सोल्युटली सही है कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लाइक कार, लाइक कस्टमर, लाइक एम्प्लॉय, लाइक स्टूडेंट, दे ऑल एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। फिर व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम एंटिटी? रन टाइम एंटिटी का मतलब होता है जो एक्टिव रहती है हमेशा, वो रनिंग स्टेट में रहती है, एक्टिव स्टेट में रहती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रन टाइम एंटिटी। तो रन टाइम एंटिटी मतलब कि if there are two functions and if two functions want to communicate with each other, then they can communicate with the help of an object. That's why they are known as runtime entity. तो एक नॉर्मल डेफिनेशन बोले, सिंपल डेफिनेशन बोले तो इजीली वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम और रन टाइम एंटिटी। लेकिन अभी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ना है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात किसमें करेंगे? हियर वी विल डिस्कस द टर्म ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ C++। ओके, अभी जो कल मैंने बताया था वो एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज भी हो सकती है कि रियल टाइम एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। वहां पर मैंने C++ के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड इन C++। कैसे आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन C++ में कर सकते हो? तो सबसे पहली थिंग, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय एन इंस्टेंस? इंस्टेंस मतलब उसका ये एक फैक्टर है, उसका ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोल सकते हो कि दैट इज इंस्टेंस जो क्लास में होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। Now, when a class is defined, no memory is allocated, but when is initiated, that is, मतलब जब object initiate होता है या जब object को हम जब create करते हैं, जब हम object को define करते हैं, तो उस वक्त वहां पर memory जो है वो allocate होती है। कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी? You can name yourself कि मैडम मुझे पता था। कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी कि जब कोई क्लास हम
डिफाइन करते हैं, जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमें मेमोरी अलोकेट नहीं करनी पड़ती है, मतलब उससे कोई मेमोरी का अलोकेशन नहीं होता है। बट जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, राइट, इंट a, b, तो उस वक्त मेमोरी जो है वो अलोकेट अपने आप हो जाती है। कितने लोगों को ये बात पता थी ऑलरेडी? यस मैम, अमर। आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता होगी ये बात। Yep. नहीं पता है, Yes, ma'am. यस, आपको नहीं भी पता है, आपको नहीं भी पता है तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी क्लास हम डिफाइन करते हैं तो उस वक्त कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। लेकिन यदि क्लास में हम कोई डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो चाहे डेटा स्ट्रक्चर इन टाइप का हो, चाहे वो कैर टाइप का हो, ठीक है, वो लॉन्ग टाइप हो, डबल हो, कोई भी टाइप हो, या हम जब किसी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उस वक्त जो मेमोरी अलोकेट होती है। इज इट क्लियर टू यू? अब नाउ अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मेमोरी भी अलोकेट होती है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट क्यों करते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था, टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है कि आपको फंक्शन है आपके, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से आपको क्रॉस करना है, आपको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में यूज करना है, आपको किसी डेटा को एक्सेस करना है जो किसी फंक्शन में अवेलेबल है। हमेशा जरूरी नहीं दो फंक्शन हो, यदि एक ही फंक्शन है और आपको उस फंक्शन का डेटा एक्सेस करना है तो यू कैन एक्सेस दैट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? नाउ कम टू द एग्जाम्पल। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल। मैंने पहले जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो मैं ये तो क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो द लेवल कि आप लोगों को कितना आता है C++। हाउ विल यू डिफाइन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैन यू से मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन? आप कोई भी क्लास है उसमें डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, तो आप किसको डेटा मेंबर बोलोगे और किसको मेंबर फंक्शन बोलोगे? मैम, डेटा मेंबर्स आर द डेटा टाइप्स। वेरी गुड, डेटा मेंबर्स आर दी डेटा टाइप्स। जैसे मैंने बताया, आप इंट में यदि कोई डिक्लेयर कर रहे हो, आप कैर में कोई डिक्लेयर कर रहे हो, इजंट इट, आप कोई डबल लॉन्ग में डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो सब चीजें किसके कैटेगरी में आ जाएगी? आपकी डेटा मेंबर की कैटेगरी में आ जाएगी। एंड व्हाट आर मेंबर फंक्शंस? जो आप मेथड्स को डिफाइन करते हो, इजंट इट? शो डेटा, पुट डेटा, जनरली हम ये यूज करते हैं, गेट डेटा, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यस, तो दैट इज नोन एज मेंबर फंक्शंस। मतलब हमारे डेटा मेंबर्स जो हो गए वो हमारे वेरिएबल्स हो गए, और जो हमारे मेंबर फंक्शंस हो गए वो हमारी मेथड्स हो गए। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अभी हम डेटा मेंबर है हमारे पास, मेंबर फंक्शन है हमारे पास। अब हमको जो मेंबर फंक्शन है, ठीक है, उसके फंक्शन मतलब मेंबर फंक्शन मतलब नॉर्मली अ फंक्शन, हम उस फंक्शन के हमको यदि डेटा को एक्सेस करना है तो हमने बोला हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वहां पर डॉट ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर विथ दी ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट के साथ जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आपने बनाया, सपोज ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, ओबीजे, इट इज नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आपने सपोज एटीआई, अति नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, और आपको अति नाम के ऑब्जेक्ट से प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को क्या करना है? मेथड को आपको एक्सेस करना है, उसके डेटा को एक्सेस करना है। तो यू विल राइट एटीआई डॉट प्रिंट नेम एंड ब्रेसेस, आपको ब्रैकेट, आपको पता है कि ब्रैकेट्स हमेशा आपको मेथड के वहां पर लगाने पड़ते हैं। Am I very clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से एक बार देखते हैं। थर्ड लाइन देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज obj and you want to access the member function which is named as print name, then you will have to write object obj dot print name and brackets। मतलब आपको पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मेथड का नाम लिखना पड़ेगा।
Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये वाली स्लाइड Yes, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपको क्लियर है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है और हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शंस के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट इस स्लाइड का ये मीनिंग है। अभी किसी ने ज्वाइन किया है ओप्पो A3, ओप्पो A3 लिखेंगे तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता हु आर यू। प्लीज आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नेम से ही अपना जूम का आईडी सेव करें। अदरवाइज कल किसी का, मेरा पासवर्ड ही किसी का नाम था 333333, तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे में मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगी। आप लेक्चर तो अटेंड कर रहे हो बट मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगी। तो मेक श्योर दैट कि आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम दोनों हो ताकि मैं आपको अटेंडेंस दे पाऊं। राइट, चलिए नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Come to an example of an object. Example दिख रहा है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो एग्जाम्पल है क्लास कार। मतलब यहाँ पर आपकी क्या है, मैंने कोई कार लिया है। कार जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और कार क्लास भी हो सकती है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, राइट? वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, यदि आप कंफ्यूज होंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी इफ आई से, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, इफ आई से ऑब्जेक्ट इज कार इज एन ऑब्जेक्ट, यदि कार कोई ऑब्जेक्ट है तो हम कार को क्या करेंगे, मतलब कार के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और कार पे क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो कार के जो एट्रीब्यूट है, कार का कलर, कार का मॉडल नंबर, कार की साइज, कार में नंबर ऑफ व्हील्स, है ना, मतलब व्हाटएवर। तो ये सब उसके क्या हो गए, आपके एट्रीब्यूट हो गए। एट्रीब्यूट मतलब कार की प्रॉपर्टी हो गई। और कार पे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या होता है, कार को स्टार्ट करना, कार के गियर चेंज करना, कार में हॉर्न बजाना, कार को एक्सेलरेट करना। दिस आर द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच वी कैन डू। तो जो एट्रीब्यूट्स हो गए वो आपके डेटा मेंबर्स हो गए और जो ऑपरेशंस हो गए वो आपके मेंबर फंक्शन हो गए। आपने ER डायग्राम भी जब बनाया होगा तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आई होगी, आई थिंक। यस और नो, कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटीज एंड व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एन एंटिटी। तीनों चीज अलग अलग होती है। तो कार एक ऑब्जेक्ट है तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके ऑपरेशंस हैं। उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे कि आप उसमें क्या क्या फैक्टर डिफाइन कर सकते हो, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं फैकल्टी हूँ, तो फैकल्टी का, यदि मेरा फैकल्टी का आईडी है, फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी का नाम है, फैकल्टी के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो ये सब चीजें क्या हो गई, मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए। आई एम हैविंग माई ओन हाइट, आई एम हैविंग माई ओन कलर, तो दैट इज माई एट्रीब्यूट्स। ये सब मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन मैं मेरे ऑपरेशंस की बात करूँ तो आई टीच, राइट, आई रीड, आई राइट, आई प्रेजेंट, ये सब मेरे ऑपरेशंस हो गए। आपको क्लियर है एट्रीब्यूट और ऑपरेशन के मीनिंग बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, the Yes, ma'am. things will be very clear to you. Make sure that, okay, कि आपको सब चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। सुरेंद्र बिरला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आपको नेटवर्क इश्यू है क्या बेटा? सुरेंद्र, चलिए कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कीप ज्वाइनिंग। आप जितना आप गेन कर सको, जितना आप गेन कर सको आप गेन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, नाउ कुछ डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में देखेंगे, बाकी तो मुझे आगे डिटेल में आपको पढ़ाना ही है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन? ये बार बार मैं आपको इसलिए एम्फेसिस करके बता रही हूँ क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट है मेन। आपको यही क्लियर नहीं हुआ तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, कल भी मैंने आपको बताया था, इट जस्ट बिहेव्स लाइक एन SDLC, मतलब इट इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच दैट मॉडल्स अ सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें क्या होगा, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपस में इंटरैक्ट करेंगे। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट क्यों करेंगे? तो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट इसलिए करेंगे
क्योंकि ऑब्जेक्ट को डेटा को एक्सेस करना है फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस. एम आई क्लियर? इज इट फाइन? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट्स को क्या है यहाँ पर? डिफरेंट. यहाँ पर ओके. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच को ये फॉलो करेगा. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है हमें पता है, दैट इज HDLC. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? अभी मैं इसको ऑब्जेक्ट के टर्म में नहीं बात कर रही हूँ, है ना. अभी सिर्फ मैं व्हाट डू यू मीन बाय एन एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन. कल की क्लास में आपको ये भी मैंने बताया था कि प्रॉब्लम डोमेन मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. जैसे आपका माइनर प्रोजेक्ट का आप टॉपिक डिसाइड करते हो, तो जो टॉपिक डिसाइड करते हो वो क्या होता है? प्रॉब्लम डोमेन होता है. तो उस प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करना, उसको फाइंड आउट करना और उसको डिस्क्राइब करना, उसके कंसेप्ट को कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, जो दैट इज मीनिंग ऑफ एनालिसिस, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन? एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने एक बार फाइंडिंग कर लिया, आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, अब आप डिजाइन बनाना शुरू करेंगे. डिजाइन मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ एन सॉल्यूशन. इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि डिजाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन सॉल्यूशन. इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के आपको टर्म्स में समझाऊं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम प्लॉट खरीदते हैं और हमें उस पर घर कंस्ट्रक्ट करवाना होता है, तो एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें घर कैसा बनवाना है, पार्किंग रखनी है नहीं रखनी है, आपको 3 BHK बनवाना है, 2 BHK बनाना है, आपको स्टेप में बनवाना है, आपको गार्डन रखना है या नहीं. दिस आर ऑल दी प्लानिंग एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. एक बार आपका प्लानिंग हो गया, उसके बाद यू कम टू द डिजाइन. आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आर्किटेक्ट हमें देता है और फिर मजदूर लोग करते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं वो क्या करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को देखकर दे कन्वर्ट दैट इनटू कोड, विल इवेंचुअली बी इम्प्लीमेंट इनटू कोड. एम आई वेरी क्लियर? Yes. Yes. So last, Ma'am. yes. So a software development approach that emphasizes a logical solution based on objects. Analysis और design की हमने normally तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर जो हम OOAD में जो हम analysis और design कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? It is based on objects. आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है. It is based on objects. Clear? वाह, हेमंत हमारे जरूरी. Please mute yourself. Please mute yourself. Everyone, please mute. Okay. Now, what do you mean by analysis? Analysis, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ. अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन. एक बार फिर हम एनालिसिस देखते हैं. ये डेप्थ में एनालिसिस है और ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है एनालिसिस की. एनालिसिस मीन्स इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को पहले तो ढूंढना कि प्रॉब्लम क्या है, एंड द रिक्वायरमेंट्स, कि उस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी. तो व्हाट इज नीडेड, व्हाट आर द रिक्वायर्ड फंक्शंस, एंड इन्वेस्टिगेट द डोमेन ऑब्जेक्ट्स. आपको डोमेन ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना मतलब उस एरिया में काम करना. सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं कि मुझे सपोज अटेंडेंस लगानी है स्टूडेंट की क्लास में और मैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू कर रही हूँ कि क्लास में कैमरा लगा है और मैं कैमरे के थ्रू स्टूडेंट की इमेज जो है वो कैप्चर कर रही हूँ. तो दैट इज माय एनालिसिस कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1 by 1 अटेंडेंस लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो फेशियल रिकॉग्निशन करेगा और स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लगा लेगा. तो मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मुझे एक CCTV की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा. एम आई राइट? और मुझे उस डोमेन में मतलब उस डोमेन के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी. मुझे कैमरा लगेगा, एक राइट. तो मुझे ये एक कंप्यूटर से. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हु इज दैट? म्यूट कर लीजिए. ओके. देन एक बार हमारा एरिया स्पेसिफाई हो गया, एक बार हमने तो हम प्रॉब्लम डोमेन मतलब हमारा स्टेटमेंट समझ जाएंगे. वो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा? टू कैप्चर the image of student from CCTV and put the attendance by facial recognition. ये हमारा प्रॉब्लम डोमेन हो गया.
अब एनालिसिस पार्ट में क्या आते हैं? एनालिसिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल व्हाट्स, मतलब ऑल व्हाट्स ऑफ द सिस्टम, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम डोमेन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, what are the objects you will be needing, what are the hardware and software requirements you will be needing, मतलब everything related to what. हर क्वेश्चन जो what से शुरू होता है वो किस में आएगा? एनालिसिस में आएगा. इज इट क्लियर? मतलब डू दी राइट थिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस. हर चीज को अच्छी तरीके से करना, दैट इज द एनालिसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन? जो भी हमने एनालिसिस किया है उसका जब हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, मतलब जब हमारी रिक्वायरमेंट से उसको जब हम फुलफिल कर लेंगे तो वो क्या होगा? हमारा डिजाइन होगा. डिजाइन इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? यस, वेरी गुड. किसने बोला? मोहित ठाकुर. मोहित ठाकुर, वेरी गुड. इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन नहीं होता है, डिजाइन ब्लूप्रिंट होता है. डिजाइन में डायग्राम बनाते हैं, उसको कोड करना इम्प्लीमेंटेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब अ डेटाबेस स्कीमा एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. डिजाइन में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे और डेटाबेस बनाएंगे कि हमें फैकल्टी का डेटाबेस बनाना है तो उसमें रोज क्या रखनी है, उसमें हमें कॉलम्स क्या रखने हैं. कॉलम्स हम रखेंगे फैकल्टी का आईडी, फैकल्टी का नाम, फैकल्टी के सब्जेक्ट और फैकल्टी का वॉट एवर. ये हम किस में रखेंगे? उसके कॉलम्स में. और उसका जो भी फैकल्टी का नाम अति जैन है, उसका आईडी सपोज 1 2 3 4 है, उसका सब्जेक्ट ओएडी है, ये उसके रोज में आ जाएगा, मतलब वैल्यूज. क्लियर? तो दैट इज द सॉल्यूशन डोमेन. मतलब जब भी हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जब हमारे पास डेटाबेस तैयार हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रेडी हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इन ऑल सॉल्यूशन हो जाएगा. तो जितने भी हाउ ऑफ द सिस्टम है कि कैसे करेंगे, हाउ, तो जितने भी हाउ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस में आ जाएंगे? आपके डिजाइन में आ जाएंगे. और ऊपर वाला एनालिसिस था डू द राइट थिंग, और डिजाइन है आपका डू द थिंग राइट. मतलब एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट सही डायरेक्शन में करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन. डू द थिंग राइट. मतलब आपने थिंग तो सोच लिया है कि आपको ए करना है, बी करना है, सी करना है, जी करना है. ये आपने कहां पर डिसाइड किया? एनालिसिस में. लेकिन ए बी सी डी को सही तरीके से सही स्टेप्स में करना, दैट इज द डू द थिंग राइट. इज दिस स्लाइड क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you want me to repeat? Anyone? कोई लॉग आउट हो गए हो या कोई अभी ज्वाइन हुए हैं जो चाहते हैं मैं फिर से रिपीट करूं, या आपको समझ में आ गया है? एंड प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द लेक्चर नोट्स. आपको मैं जितनी भी पीपीटी से पढ़ा रही हूँ मैं आपको सारी ग्रुप पे भेजूंगी, लेकिन हर एक लेक्चर मतलब मेरी एक पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भेजूंगी, मैं डेली बेसिस पे नहीं भेजूंगी, राइट? और जितना मैं आपको रिकॉर्डिंग जूम लेक्चर की भेजूंगी करूंगी मैं, वो भी आई विल सेंड यू द लिंक. फाइन. तो डू नॉट गेट वरी अबाउट ऑल दैट थिंग्स. वो मैं आपको सब दे दूंगी, आपको सिलेबस, आपको थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. यू डोंट वरी अबाउट दैट. आपको करंटली लेक्चर में समझ में आ रहा है कि नहीं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. वहां पर डाउट होता आप मुझसे पूछे, सो दैट आई कैन क्लियर यू द थिंग्स राइट अवे. अभी का मैं अभी ही आपको क्लियर कर दूं, कल पे कोई डाउट नहीं जाना चाहिए. ठीक है. वंस अगेन हम एक बार फिर रिकैप करेंगे. एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट को समझना, प्रॉब्लम के डोमेन को समझना, प्रॉब्लम के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, राइट? एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट. डिजाइन का मतलब एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना. डिजाइन में ब्लूप्रिंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. डेटाबेस को समझना, डेटाबेस के लिए तैयारी करना, एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, दैट इज योर डिजाइन. क्लियर? बोथ द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू नाउ. नाउ कंसेप्ट ऑफ OOA एंड OOD. अभी हमने एनालिसिस और डिजाइन तो देख लिया, लेकिन अब हमें एनालिसिस और डिजाइन देखना है विद द हेल्प ऑफ OO. OO मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ. तो सबसे पहला है, अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर का, इसके बाद मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं लूंगी.
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये आज के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज द फर्स्ट टेक्निकल एक्टिविटी, टेक्निकल वर्ड यूज किया राइट, मतलब टेक्निकल। अब हम लेमेन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, मतलब हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था वो नॉर्मली एनालिसिस और डिजाइन था, लेमेन था, जनरल था। अब हम किसके टर्म में देखेंगे, ऑब्जेक्ट की टर्म में देखेंगे, which is performed as a part of object oriented software engineering। OOSE भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, OOSE, ठीक है, याद रखेंगे इसको शॉर्ट में OOSE भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉन्सेप्ट्स टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का ये नया कॉन्सेप्ट है। इट इज बेस्ड इन अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एज फॉलोज, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप रैंडम कुछ भी नहीं करोगे, आपको एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू एनालिसिस करोगे। तो द फर्स्ट थिंग इज द इंफॉर्मेशन डोमेन इज मॉडल्ड, मतलब सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा दैट इज रिलेटेड टू डोमेन। डोमेन मतलब एरिया, कि आप किस एरिया पे काम करना चाहते हो। देन बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड, बिहेवियर क्या होता है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। बिहेवियर्स आर रिप्रेजेंटेड, देन फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड, फंक्शंस तो आपको पता है, फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके साथ साथ आपको डेटा, फंक्शनल एंड बिहेवियर मॉडल्स आर डिवाइडेड इनटू अनकवर ग्रेटर डिटेल्स। इसका मतलब कि जो डिटेल अनकवर है, जो डिटेल कवर है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अनकवर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने जो डिसाइड किया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे जो आपने डिसाइड किया था उसको यहाँ पर आपको डिटेल्ड वे में क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स। मतलब बहुत आपको चीज क्लियर है। मतलब मुझे सपोज आपको एग्जांपल मैं बताऊं, आपको सम का ठीक है, आपको सॉरी जस्ट अ मिनट वेट, हाँ ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। तो हमें क्या बताई थी, एग्जाम्पल बताई थी, जैसे आपको सम का एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है, मतलब आपको राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ 3 नंबर्स। तो आप क्या करोगे उसमें, आप 4 वेरिएबल लोगे, राइट। क्या क्या लोगे वेरिएबल, ए बी सी डी, isn't it? And D is equals to A plus B plus C. Yes or no? Yes, ma'am. Yes Yes, or no? ma'am. Right? मतलब Yes, ma'am. मतलब आपने क्या किया, आपका जो डोमेन है, मतलब आपको सम ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, ये आपका डोमेन है। तो आपने सबसे पहले उसके बिहेवियर को समझ लिया कि इसमें मुझे प्लस साइन लगा के और मुझे ऑब्जेक्ट्स को मतलब क्या करना पड़ेगा, डेटा को कॉल करके उनको जोड़ना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मुझे उसको फंक्शन उसके डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है मुझे सम नाम का एक फंक्शन बनाना हो, इफ आई एम यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, मैं नॉर्मल नहीं बना रही हूँ। कौन है ये नॉनसेंस, मैं बिल्कुल बॉदर नहीं कर, मैं आई विल डायरेक्टली मैं बियर नहीं करूंगी। आप ये जो भी है, आप अपने आपको लेक्चर में आना है पढ़ने के लिए तो आइए, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम लेक्चर, डोंट यूज पेंसिल हियर, राइट। जिसने भी किया है अंडू कर दीजिए आप, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो आप सम का फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो आपको जितने भी फंक्शन बनने वाले हैं, आपको सपोज उस सम का प्रिंट निकालना है, तो व्हाटएवर आपको जितने भी फंक्शन बनाने हैं, आप उनको सबको क्लियर आपको पहले से ही करना पड़ेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के पहले आपको अपने मॉडल को रेडी करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ OOA। थैंक यू वेरी मच, जो भी आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो OOA क्लियर है आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। जस्ट मिनट, कितने मिनट बचे, 7 मिनट। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एन एनालिसिस मॉडल क्रिएटिंग यूजिंग OOA, उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू डिजाइन, मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, क्रिएट करना शुरू करेंगे, आप उसको ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज मॉड्यूलरिटी। आपने सुना है मॉड्यूलरिटी के बारे में? एनीवन? यू नो द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलरिटी? नहीं पता आपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई थिंक मॉड्यूलरिटी। Yes, ma'am. मॉड्यूलरिटी कौन बताएगा, किसने यस बोला?
पार्ट्स में डिवाइड करना। यस, यू हैव टू डिवाइड इनटू पार्ट्स। तो पार्ट्स में आप किस चीज को डिवाइड करोगे? किस चीज को पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप? व्हाट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स? आपको सपोज पी नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज नाम का नहीं, सपोज आपको एक पी प्रोजेक्ट बनाना है, यू विल डिवाइड in order to make your work efficient and good, you will divide your project into suppose 3 parts, P1, P2 and P3. So P1, P2 and P3 will be 3 parts of that particular project. Am I clear? तो आपने एक P नाम के प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, that is the meaning of modularity. एंड आप लास्ट में क्या करोगे? उन मॉड्यूल्स को आप क्या करोगे? यू विल कनेक्ट ऑल दोस मॉड्यूल्स एंड अगेन मेक अ पी प्रोजेक्ट. Isn't it? Yes or no? यस मैम। यस, मैं फिर से बता रही हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में आप क्या करेंगे? Whatever project you want to make, you will divide it into the number of modules, that is known as modularity. यहाँ पर लिखा है, मैंने पढ़ो. All the results in a design having several different levels of modularity, that is the major system components are partitioned into subsystems. मतलब आपने एक सिस्टम को बहुत सारे सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, उन सब सिस्टम्स पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, और इन लास्ट आप क्या करोगे? सारे सब सिस्टम्स को एक साथ बाइंड कर दोगे in order to make a single project. क्लियर? चलिए, कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको याद नहीं होगा बट मुझे याद है वो. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट मॉडल? किसी ने देखा है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट मॉडल? मैंने बोला था कि आई विल आस्क इन टुमारोज लेक्चर. एनीवन हु रिमेंबर्स ऑब्जेक्ट मॉडल? हेलो, नहीं पढ़ के आए हैं तो मुझे आप सामने दिख नहीं रहे हो, आप नो भी बोल सकते हो, ठीक है? आप यू आंसर समथिंग, दैट इज द मेन पॉइंट. Ma'am, that identifies software engineering requirements. Okay, anything else? This is not the complete answer. Anything else? Ma'am, it is based on object. Yeah, definitely. Object का मॉडल है तो ये तो पक्की बात है कि वो ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होगा. But it is a type of blueprint of a model. No, that is design. That is not object model. Object model is a logical लॉजिकल पूरा बोलो. लॉजिकल इंटरफेस. ओके, बोल सकते हैं. और कोई दूसरी डेफिनेशन किसी को मिल रही हो? Software or system that is modeled through the use of object-oriented techniques. Very good. This may be one of the. Yes. Anything else? कोई एग्जाम्पल के टर्म्स में बता सकता है? एग्जाम्पल के साथ. अच्छा, कितनों को यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितनों को इसमें HTML आती है? HTML आती है? देवांश को आती है. ओके. और ठाकुर को आती है, राइट? एक मिनट में शेयरिंग बंद कर देती हूँ सबसे पहले. Yes, ma'am. So that I can see your faces. Okay. 2 रेज हुए हैं हैंड.
ओके, 3 हैंड, अभिषेक को भी आती है, राइट। तो आपने DOM के बारे में सुना है क्या? DOM, HTML जिसको भी आती है, जिसने यस बोला है, उसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, किसी को DOM के बारे में सुना है किसी ने? DOM सुना है? हेलो, No, ma'am. नहीं सुना है। चलो, तो जिनको आती है उनके लिए कल की क्लास के लिए क्वेश्चन है DOM। फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय DOM। ओके, तो जिसने भी ये डेफिनेशन दी थी कि ऑब्जेक्ट जो मॉडल है वो एक लॉजिकल इंटरफेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल कंसिस्ट ऑफ, ये भी किसी ने बोला था कि ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट मॉडल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये मॉडल, इसके साथ एक मॉडल भी है। मॉडल क्या होता है? मॉडल मीन्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मॉडल को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में जब एक प्लेटफॉर्म की जरूरत रहती है, तो उस प्लेटफॉर्म को आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट मॉडल। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। जावा में किस प्लेटफॉर्म, जावा में काम करने के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है? JVM. JVM, वेरी गुड। उसके बाद वैसे ही आपका जो आप HTML की बात कर रही थी, हाँ, किसी ने, आस्था ने लिखा है कि DOM रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट एज नोड एंड ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डोम का फुल फॉर्म मैं चलो बता देती हूँ, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये जो मॉडल होता है, इसमें आप HTML और XHTML के पेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, HTML एक अलग चीज है और XHTML एक अलग चीज है, दोनों को आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे शो करना है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज फॉर दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैसे ही जैसे JVM आपने बताया, JVM भी क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट